हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्ना चौधरी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, हिस्ट्री है तो स्टोरीज के साथ में चलेगा, आखिरी के तक के बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और जैसे हिस्ट्री है तो स्टोरीज से ही शुरुआत होती है, तो ये भी जो चैप्टर है हमारा स्टोरीज से ही शुरुआत होगी, मैंने एक इवेंट से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले आज हम सीधा जाते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या होता है, यहां पे हम पहुंचते हैं। तो सिटी ऑफ पेरिस में एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और उसमें ये बोला जाता है कि किंग अपने ट्रूप्स के साथ में जो है सिटी में एंटर कर चुका है। और रूमर्स ऐसी फैलती है कि नहीं, मैंने किंग तो एंटर करता ही है, बट उसके साथ में एक रूमर ऐसी फैलती है कि आर्मी ने सिटीजन्स के ऊपर में फायर खोल दिया। तो जब ऐसा होता है तो सब लोग बड़े मने डर जाते हैं। तो वहाँ जो कुछ लोग हैं, करीबन 7,000 मेन एंड विमेन, दे डिसाइड कि चलो भैया हम भी अपनी एक फौज बनाते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स, और इनको मजा चखाते हैं। तो अब लड़ना है आर्मी के साथ में, तो बंदूकें तो लगेगी। तो बंदूकें कहाँ से मिलेगी? तो गवर्नमेंट बिल्डिंग, चलिए गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करते हैं और वहाँ से जो भी हमें असला बारूद मिलेगा उसको कलेक्ट करते हैं और जो है लड़ेंगे, ऐसा आर्मी के साथ में लड़ेंगे, ऐसा उनको जो है लगता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बहुत कुछ मिलता तो है नहीं। फिर वो सोचते हैं, उसमें से कुछ एक सेवरल हंड्रेड पीपल वो सोचते हैं कि भैया एक काम करते हैं, ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी इट इज सिचुएटेड, चलो वहां चलते हैं। वहां मैंने ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन है इसका नाम है बेस्टाइल, ठीक है, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। तो वहां पे बहुत एक फियर्स फाइट होती है। वहां का जो एक कमांडर होता है वो मारा जाता है, जो फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने वाला जो कमांडर होता है वो मारा जाता है। वहां से प्रिजनर्स को रिलीज किया जाता है। ज्यादा प्रिजनर्स तो नहीं होते हैं, 7 ही प्रिजनर्स होते हैं, पर जो भी है उनको रिलीज किया जाता है। और ये जो फोर्ट्रेस है, इट वॉज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ टायरनी, एट्रोसिटी। लोगों को लगता है यार इसको जो है हम गिरा देंगे। तो फाइनली लोगों ने जो सोचते हैं कि हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हाथ में मिलता है उसके जरिए ये जो पूरा फोर्ट्रेस है इसको तहस नहस कर देते हैं, बिकॉज इट वॉज नथिंग बट इट वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। एंड देन फाइनली जो भी कुछ पत्थर वहां से निकलता है, स्टोन्स निकलते हैं, दे सोल्ड दिस इन द मार्केट एज अ सोविनियर। सोविनियर यानी लोगों को याद रहना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ किया था, तो इसलिए वो जो स्टोन है लोग खरीद के लेके जाते हैं अपने घर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है इवेंट यहाँ होता है। ये इवेंट यहाँ खत्म नहीं होता है स्टूडेंट्स, आगे भी जैसे ये जब इवेंट जैसे खत्म होता है उसके बाद में भी कुछ दिनों तक हम राइट्स देखते हैं। राइट्स कहाँ हो रहा है? पेरिस में, पेरिस के आउटस्कर्ट में, कंट्री साइड में राइट्स देखने को मिलते हैं। प्रोटेस्ट चलता है क्योंकि लोगों को जो ब्रेड है, ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड बोल रहे हैं तो मैंने फूड, हम फूड की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो रोटी बनती है, वहाँ तो रोज ब्रेड खाते हैं लोग। तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे तो भूखा मर जाएंगे। तो इसीलिए लोग जो है समय समय पे प्रोटेस्ट करते हैं। और फाइनली जब ये आप देखेंगे, चेन ऑफ इवेंट अकर्स आफ्टर दिस, एंड इन द एंड लास्ट में होता यूं है कि द किंग ऑफ द फ्रांस इज एग्जीक्यूटेड, उसको मार दिया जाता है। तो चलिए हम लोग ना ये समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, कैसे हुआ ये और क्यों हुआ, ठीक है। ये जो किंग है उसको मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? तो हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 14th जुलाई, जस्ट अ सेकेंड, 14th जुलाई 1789 के बारे में बात की हमने। अभी हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। इसके पहले कि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊं, जो कि 1774 पे जाएंगे, बट इसके पहले कि फ्लैशबैक में जाएंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग जो है लड़ रहे हैं। ये फोर्ट्रेस है
बेस्टाइल का. नाउ दीज पीपल आर स्टॉर्मिंग एंड देयर इज अ फियर्स फाइट गोइंग ऑन. तो चलिए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. जैसे मैंने कहा था, ये जो एक इवेंट हुआ, इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, पहले वो समझते हैं कि व्हाट लेड टू दिस सच काइंड ऑफ इवेंट. 1774 में होता यूं है कि लुईस 16 बिकेम्स द ही बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस. ये बॉर्बन फैमिली से आता है और इसकी शादी एक ऑस्ट्रियन क्वीन मैरिन एंटोनाइट से होती है. ये जब when he became the king he was just 20 year old, है ना. लुईस 16 बॉर्बन फैमिली से आता है. जब ये किंग बनता है तो इसकी जो ट्रेजरी होती है that was empty. पैसा नहीं है, ठीक है. अब पैसा नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलाना. अब पैसा क्यों नहीं है, why there is not money, ठीक है. ये जो पैसा है, why there is an empty treasury. तो दो तीन उसके रीजन है. सबसे पहला रीजन है फ्रांस वॉज एट वॉर विद फॉर लॉन्ग टाइम. अगर कोई देश अगर वॉर में है तो कंटिन्यूस रिसोर्सेज जो है ड्रेन होते जाते हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज गॉट ड्रेन. दैट वाज वन रीजन, ठीक है. कंटिन्यूस लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. दूसरा था ये जो पैलेस था वर्साइलिस में, इट वाज मैंने वहाँ पे जो स्पेंडिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी. उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगता था वो बहुत लगता था. तो एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडिंग, एक्स्ट्रावैगेंट यानी खूब बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग, एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडिंग ऑन कोर्ट पैलेस, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगता था किंग को, वो पैसा. दूसरा हुआ यूं कि अमेरिका में करीबन देयर वर 13 कॉलोनीज. नाउ दीज 13 कॉलोनीज वर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट द ब्रिटेन. और फ्रांस ने ये जो सारी 13 कॉलोनीज हैं इनको सपोर्ट दिया था, इनको वॉर में पैसा इनको प्रोवाइड किया था. तो इसके चलते ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने 1 बिलियन लिवरीज दिए और फिर होते होते ये 2 मिलियन लिवरीज हो गए. और जो है इनका जो फाइनेंसेस है, मैंने इनकी जो ट्रेजरी है वो खाली हो गई. अब हुआ यूं कि स्टेट भी क्रेडिट लेता है, स्टेट ने भी क्रेडिट लिया. जैसे हमारा भी स्टेट है, मैंने गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पैसा भी देती है लोन पे और लोन पे पैसे भी लेती है जब उसको ज़रूरत होती है. तो ये जो स्टेट था उसने भी पैसा लिया था लोकल वेंडर से, तो करीबन 10% इंटरेस्ट उस पर था. तो जब जो भी पैसा ये कलेक्ट करते थे उसका ज़्यादातर पैसा ये इंटरेस्ट पे करने में ही जा रहा था, ठीक है. तो अब इंटरेस्ट में पे करने में ज़्यादा पैसा जा रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कम हो गई तो लोन कब फेडेंगे, यही होता है. तो ऐसे ही कुछ हुआ फ्रांस के साथ में. अब फ्रांस ने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, हमको अपना डेट निकालना है तो पैसे तो लगेंगे, तो पैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलो एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं. क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं. सो दे डिसाइड टू इंक्रीज द taxes. एंड देन टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे, अभी चलते हैं 18th सेंचुरी में. जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स के साथ में कलेक्ट किया जाता था. तो उनको टैक्स, सबसे ज्यादा हेवी टैक्सेस जो है उनसे वसूलना शुरू हो गए. तो पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी को सबसे पहले समझेंगे, तब जाके आपको समझेगा कि ये थर्ड स्टेट है क्या चीज. तो देखिए फ्रेंच जो सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. पहला था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा थर्ड स्टेट, जिसमें मिक्स लोग थे, पेजेंट्स थे, बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, पेजेंट्स, आर्टिसंस, है ना, लैंडलॉर्ड्स, ये सारे लोग जो है इस थर्ड स्टेट्स में आते थे. अगर आप देखें तो सेकेंड, हाँ, अगर हम देखें तो ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक इन द मिडल एजेस. मिडल एजेस में एक फ्यूडल सिस्टम था
उसी का पार्ट ये द सोसाइटी ऑफ स्टेट भी था, जिसको हम लोग एक ओल्ड रेजिम भी कहते हैं। ये 1789 तक की इस तरीके का सिस्टम था, ओल्ड रेजिम यानी ओल्ड गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद में नया सिस्टम जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो इस सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वही टैक्स पे करते थे। नोबिलिटी और क्लर्जी दे नेवर यूज्ड टू पे टैक्स। क्लर्जी यानी जो प्रिस्ट है वो सारे लोग, नोबिलिटी यानी जो सारे लोग जो रूल करते हैं, रॉयल ब्लड, ठीक है, वो नोबिलिटी, नोबल्स, है ना, जो रूल कर रहे हैं। और थर्ड स्टेट मीन्स ये सारे लोग। अभी ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, दे वर प्रिविलेज, दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। बट थर्ड स्टेट के लोग दे वर पेइंग द टैक्सेस। थर्ड स्टेट के लोग में अगर पेजेंट्स देखें, उनकी तो हालत और सबसे ज्यादा बेकार थी। ये तो थर्ड स्टेट मेड अप ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, है ना, ये तो थे सारे लोग। पर इसमें सबसे बेकार हालत जो थी वो पेजेंट्स की थी। तो पेजेंट्स को समझते हैं हम लोग, पेजेंट्स की क्यों बेकार हालत थी। सबसे पहले 90% जो पॉपुलेशन है वो पेजेंट्स की थी। जो पॉपुलेशन पेजेंट की थी उसमें ज्यादातर लोग, उनके पास तो लैंड ही नहीं थी, और टोटल लैंड जितनी थी उसमें से करीबन 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। और ये जो पेजेंट्स थे, ये लोगों के पास में एक तो लैंड नहीं है, और आपको तो पता है जब हार्वेस्ट हमेशा खराब होते रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ड्रॉट हो जाता है, कभी मैंने सूखा आता जाता है, बारिश नहीं होती है, तो कभी बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। पेजेंट्स को काम करना, ये तो पेजेंट्स तो टैक्स दे ही रहे थे स्टेट को। चर्च भी उनसे 10% वसूलता था, यहाँ पे दिया हुआ है, यू नो, चर्च ऑल्सो यूज टू टेक 10% ऑफ टैक्सेस। और जो टैक्स चर्च कलेक्ट करता था उसको तीतीस कहते थे, यहाँ पे न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो डायरेक्ट टैक्स देते थे उसका नाम है तैली, ठीक है। नाउ दिस टैक्स वाज द डायरेक्ट टैक्स। देयर आर टू टैक्स में ना दो टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। आपकी पिताजी की सैलरी आती है, तो जब वो सैलरी आती है तो सैलरी में से कुछ पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे देते हैं। गवर्नमेंट को देने के बाद में सैलरी आती है, तो जो पैसा डायरेक्ट सैलरी में से कट गया है वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, आप जो पैसा आया हुआ है उस पैसे का यूज करके जब आप कोई आइटम खरीदते हो उस पर जो टैक्स भरते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, बिल आया, बिल पे आप देखेंगे तो उसमें जीएसटी और एसजीएसटी लगा होता है। तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब वो आप भरते हैं, आप जब पे करते हैं जो खाया उसके लिए, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तरफ स्टेट को तो पैसे देने ही देने, चर्च को भी 10% देना है, साथ में अगर वो बोलते हैं हमारे यहाँ काम करने आओ तो काम भी करना है फ्री में, और इसके साथ साथ में इनडायरेक्ट टैक्स भी भरना है। जैसे कि कुछ एसेंशियल आइटम है जैसे सॉल्ट और टोबैको, वहां पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी भरना है। तो ये सारा जो चक्कर है, इसमें आप देखोगे कि देयर वाज अ बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। सिर्फ एक थर्ड स्टेट ऐसे था जिससे ये पूरा, माने जो फाइनेंशियल बर्डन था, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टेट कर रहा था, उसका जो बर्डन जो स्टेट पे आ रहा था वो पूरा ट्रांसफर कर रहे थे पेजेंट्स के ऊपर। तो डेफिनेटली पेजेंट्स, जो कि एक 90% पॉपुलेशन थी, वो क्या करेगी, वो तो लड़ेगी। ऐसे ही कुछ हुआ, और फिर हम देख लेते हैं कि बाकी सारे इवेंट्स कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये थी पूरी स्थिति फ्रेंच सोसाइटी की, थर्ड स्टेट की, और थर्ड स्टेट टैक्स भर रहा था, पाप कोई और कर रहा है, और उसको उसका जो बर्डन है किसी और पे डाला जा रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत ही शानदार फोटो है,
इस फोटो में आप देखेंगे एक आर्टिस्ट ने फोटो बनाया है और यहाँ वो लिखते हैं, यहाँ नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ लिखा हुआ है द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। जितना डेविल, माने ये देखो ये नोबल है और ये पेजेंट है ना। पेजेंट अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लेके आया हुआ है नोबल को देने के लिए। ये कटोरा है, यहाँ पे वो द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, जितना आप दोगे उतना उसको चाहिए, ये ऐसा डेविल है। और साथ ही साथ में यहाँ लिखा हुआ है द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पेजेंट द फ्लाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे फ्रॉम दिस। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जाला है, यहाँ एक स्पाइडर है ना, दिस इज स्पाइडर एंड देन देयर इज अ फ्लाई। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये जो फ्लाई है ये पेजेंट है, ये जो स्पाइडर है ये नोबल है। स्पाइडर ने अपना जाल बिछाया हुआ है और फ्लाई जो है वहां जाके फंस गया और अभी वो अपने एंड के लिए, माने वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है बट वो ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पा रहा है और धीरे धीरे ये जो स्पाइडर है वो उसको खाने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके का रिलेशनशिप जो है नोबल और पेजेंट के बीच में है। इस तरीके से बहुत ही मैंने हालत जो है बहुत बेकार थी पेजेंट्स की। अभी हम चलते हैं हमारा 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। और हुआ यूं कि एक समय ऐसा आया कि अगर आप देखेंगे 1715 से 1789 तक ये जो पीरियड है, यहां पे हुआ यूं कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से बढ़ गई, दैट इज 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ गई। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड का प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स वाज देयर, बट द प्रोडक्शन जो है इट डिड नॉट कीप अप विद द पेस। फूड ग्रेन का डिमांड तो बढ़ गया बट जो प्रोडक्शन होना था वो नहीं, उतने फास्ट नहीं हो पाया। तो ब्रेड का डिमांड बढ़ता गया विच वॉज अ स्टेपल डाइट, ठीक है। एंड डेफिनेटली क्या हुआ कि वहाँ जो लेबरर्स थे उनकी जो सैलरी थी, जो वर्कशॉप में काम करते थे उनकी जो सैलरी थी वो भी बढ़नी चाहिए थी बट उस रेट में बढ़ी नहीं। एक समय ऐसा आ गया कि जो सैलरी लेबर्स को मिल रही थी, जो वेजेस लेबर्स को मिल रहे थे, उससे वो अनाज भी नहीं खरीद पा रहे थे। They were in a very poor state. They were not able to buy the food. There was a wide gap between the rich and the poor. And अगर ऐसे में अगर ड्रॉट आ जाए या फिर बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो उससे तो हार्वेस्ट और अगर कम होगा, हार्वेस्ट कम हो गया तो और दिक्कत, ठीक है। This led to what? This led to a situation called subsistence crisis. Subsistence crisis which used to occur very frequent in old regime. माने आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप जो है अपनी जीविका चला पाए, right? Here it is given an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. आप माने ऐसी स्थितियां हमेशा पैदा हो रही थी 1789 के पहले, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस जो कि ओल्ड रेजिम है, ओल्ड रेजिम जितना भी चला उस समय पे इस तरीके का सबसिस्टेंस क्राइसिस चलता रहा। तो देखिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ द सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, किस तरीके से सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है हैपन होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें ये भरना है डायग्राम, है ना। कोर्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस, किस तरीके से सबसिस्टेंस क्राइसिस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इसको हमको यहाँ डालना है। पहला है फूड राइट्स, दूसरा है स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन, तीसरा है इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडी। तो जैसे बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, तो बैड हार्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली दिस विल लीड टू स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है। सो यहां आएगा स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स। लेट मी डू दिस, या तो मैं यहां
नंबर दे देता हूं, दिस इज स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन। स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स होने के वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, देयर इज व्हाट, इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, नंबर 2। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन फूड प्राइसेस होगा तो पुअर कैन नो लॉन्गर बाय फूड या बाय ये, उसके वजह से दो चीजें होगी, या तो फूड राइट्स होंगे या तो वीकर बॉडीज होगी। ये फूड राइट्स होंगे या तो फिर वीकर बॉडी होगी। वीकर बॉडी होगी, दिस विल लीड टू एपिडेमिक्स एंड देन फाइनली डेथ। राइट्स होंगे, फूड राइट्स, अगेन इट विल लीड टू डेथ। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम पूरा जो है वो बनता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ बचा हुआ है और इसी के साथ में हम लोग ये जो हमारा जो आज का जो वीडियो है यही खत्म करेंगे, बट ये लास्ट हम लोग लेंगे, दैट इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से पेजेंट्स जो है उनको बड़ा मुश्किल हुआ, किस तरीके से उनका शोषण हो रहा था, प्रोटेस्ट होते जा रहे थे बट कुछ हो नहीं रहा था। ये चलते रहा 1789 तक। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कहां तक, करीबन 1789 तक ये सारी चीजें हो रही है। 1789 के पहले की स्थिति में हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, है ना, बट ऐसा क्या हुआ, है ना, कि जिसके चलते 1789 में एकदम चीजें जो है बदलनी शुरू हो गई उसके बाद से। तो देखिए, हमने देखा पेजेंट्स एंड वर्कर्स ये ना रिवोल्ट में हरदम पार्टिसिपेट होते थे। जब जब रिवोल्ट होता था दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट। जब भी प्रोटेस्ट होते थे, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई प्रोटेस्ट करने के लिए लोग उतरते हैं, पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे क्योंकि लेबर क्लास है, उनको पता नहीं कि मूवमेंट कैसे चलानी है। बदलाव लेके भी आ गए तो किस तरीके से चीजों को चेंज करना है, तो डेफिनेटली मैंने दे लैक मीन्स एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर। लड़ते थे फिर वापस चले जाते थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम ऐसा क्या कॉन्क्रीट चीज करें जिसके चलते जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो एक अच्छा हो जाए, सही हो जाए। तो दिस वाज लेफ्ट to the group within the third estate who had become prosperous and access to the education and the new ideas. हमने देखा था थर्ड स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे। तो ये जो लोग हैं जो प्रॉस्परस है या छोटे बिजनेसमैन है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है बाहर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके, ये जो लोग हैं जो थर्ड स्टेट में आते थे, थोड़े से लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिनके पास पैसा भी अच्छा था, ठीक ठाक था, मैंने एटलीस्ट पेजेंट से तो ज़्यादा ही था, एट द सेम टाइम एजुकेटेड क्लास भी था, सो दे न्यू हाउ टू डू इट। तो 18th सेंचुरी में यही जो मिडिल क्लास है दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द लीडरशिप टू दिस पेजेंट्स एंड द वर्कर्स, राइट। एंड फाइनली हम देखते हैं कि किस तरीके से मैंने तो ये बताया ही कि आपको कि मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स जो थे थर्ड स्टेट के, दे अर्न लॉट ऑफ मनी एंड दे आर द वन, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, दे स्टार्टेड डिमांडिंग दैट देयर शुड बी एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ। जो जो आप बर्थ के आधार पे जो आप प्रिविलेजेस देते हो ना, इसको खत्म कर दो, क्योंकि एक ऐसा क्लास है जो इमर्ज हो के आया है काम करके, मेरिट के बेसिस पे। Now they have earned money, they have knowledge. There's like कि यार हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास पैसा है, और ये लोग जिनका सोचने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। So they started demanding, भैया there should be person की जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, ना कि बर्थ के आधार पर, राइट। अब उसी समय पे बहुत सारे आइडियाज भी आने शुरू हो गए। हम देखते हैं कि ये जो फ्रीडम और इक्वल लॉज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब आइडियाज उस समय पे आने लगे। बहुत सारे जो फिलोसोफर थे
जैसे कि लॉक है, जीन जैक रूसो, दीज पीपल स्टार्टेड पुटिंग फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल लॉ होना चाहिए, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब देखो पहले टैक्स कौन भर रहा था? थर्ड स्टेट भर रहा था। अरे ये क्या बात हो गई, सभी लोग टैक्स भरेंगे, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। पहले किनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी? नोबल ही नोबल बनेगा या क्लर्जी ही क्लर्जी रहेगा, ये दिस वाज डिसाइडेड बाय बर्थ। पीपल आर लाइक भैया ये क्या बात हो गई, है ना। सो लेट्स देयर बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेट देयर बी इक्वल लॉ फॉर ऑल, लेट देयर बी फ्रीडम फॉर एवरीवन, है ना। तो एक किताब आई, ट्रीटीज, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दिस वाज रिटन बाय लॉक, L-O-C-K-E, Locke. He opposed two ideas in his book. बड़ा रिवोल्यूशनरी था। पहला आइडिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन यानी क्या? कि ये पहले कहते थे कि राजा राजा है क्योंकि भगवान ने उसको भेजा है, क्लर्जी क्लर्जी है क्योंकि भगवान का बंदा है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, यही काम कर सकता है। ये जो भगवान वाली थ्योरी है ना भैया, डिवाइन पावर है इनके पास में, यही लोग कर सकते हैं, भगवान ने इन्हीं को भेजा है। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है इसको खत्म करो। ऐसा कुछ नहीं है मेरिट के आधार पर हर बंदा यहाँ आएगा, अपना मेहनत करेगा, मेरिट के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, आई रिफ्यूज दिस, आई रिफ्यूट दिस। रिफ्यूट मीन्स रिफ्यूज। दूसरी चीज इसने इस किताब में जो रिफ्यूट की लॉक ने, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, दैट द एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्क, एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्क, एब्सोल्यूट राइट। पहले मोनार्क जो मन में आया वो करता था, देयर वाज नो चेक एंड बैलेंस ऑन हिम, एब्सोल्यूट पावर थी, जो चाहे वो करो। इसको उसने रिफ्यूज किया, भैया ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद में रूसो आया, नेक्स्ट फिलोसोफर। उसने कहा कि भैया ये जो गवर्नमेंट है इसमें ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किस किस के बीच में? तो ये जो पीपल और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव ढंग से काम नहीं करेंगे उसको भगाओ, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, इनको भगाओ, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ में, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, 5 साल उनकी सरकार लगी रहेगी। जिस दिन वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दूसरे को चुन के लेके हम आ रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से। फिर एक और किताब आई, स्पिरिट्स ऑफ द लॉ। उसमें मॉन्टेस्क्यू ने कहा भैया देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब बात हो गई, देखो डिवीजन ऑफ पावर पहले नहीं था, मोनार्क के पास जब मोनार्की थी तब डिवीजन ऑफ पावर नहीं था, आज डिवीजन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी को काम है कि लॉ के हिसाब से सारा काम चल रहा है कि नहीं वो देखना। पहले किंग सारा कुछ करता था, है ना। तो ये जब डिवीजन ऑफ पावर होता है तो किसी के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। ये हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। तो इसी तरीके का चेक एंड बैलेंस सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। देयर इज नो एब्सोल्यूट पावर, तीनों ने एक दूसरे के ऊपर में, मैंने तीनों के पावर जो है वो तीनों इंस्टीट्यूशन में डिवाइडेड है। और ये जो मॉडल देखो, फ्रांस में ये सारी बात हो रही है, यूरोप में ये सारी बात हो रही है, और ये जो 13 कॉलोनीज मैंने बात की थी जो फाइट कर रही थी ब्रिटेन के साथ में, जब वो 13 कॉलोनीज आजाद हो गई तो ये सारा जो थॉट प्रोसेस है वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट करने के बाद में लोगों को लगा यार ये कितना अच्छा है। अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उनको ब्रिटेन से जब इंडिपेंडेंस मिला, तो ये जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने जो आइडियाज एक्सप्रेस की वो उन्होंने सारी अपने इसमें इंटीग्रेट कर दी। तो इससे क्या हो गया, और किताबें लिखी जाने शुरू हो गई, फिर लोगों ने चर्चा शुरू हो गई हर जगह पे। लोगों ने चर्चा की, कॉफी हाउस में जाके चर्चा करते थे, सलून्स में जाके, अरे देखो वहां पे ऐसा ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है, बहुत शानदार सिस्टम है, अपने जैसा राजा थोड़ी ना है वहाँ ऐसे ऐसे चलता है, सब लोग समान है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और हमारे यहाँ देखो कैसे हमको टैक्स भरना पड़ता है,
तो जिनको पढ़ना लिखना आता था वो तो पढ़ रहे थे, वो तो समझ ही रहे थे चीजों को। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था वहां पे बुक्स और न्यूज़पेपर लोग चौराहे पे खड़े होके पढ़ते थे, ग्रुप बनाते थे, रीडिंग होती थी और रीडिंग के थ्रू ये आइडियाज उन तक पहुंचाई जाती थी और लोग सोचते थे, समझते थे, डिस्कस करते थे। ठीक है, तो the news that the Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger, protest against the system of privileges. तो देखिए जब ये न्यूज फैली कि यार ये लुई 16 एडिशनल चार्जेस टैक्सेस हमारे पे लगाने वाला है, तो लोगों को मैंने स्पेशली द थर्ड स्टेट के ऊपर में, तो नाउ दिस पीपल बिकेम वेरी वेरी एंग्री। तो इस तरीके से ये पूरा जो है अभी तक का हमारा ये सफर रहा है इस पूरे मैंने इस चैप्टर का। इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।